गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों का सीडीपीएस नंबर 7 का सीडीपीएस करेक्शन हम बता देते हैं। करेक्शन सीडीपीएस 7 का क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा पीपीएम ऑफ आपको कैल्शियम सल्फेट जो आएगा ये मेरे भाई आएगा 100 डी। तो ये होगा 117.395 जो लिखा हुआ है 395, ये आंसर होगा। हाँ, अगर इसको कन्वर्ट करोगे, इसको अगर इफ यू विल कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ, यानी इसका जितना मोल्स आया होगा उतना ही मोल्स कर देना, किसका उतना ही मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट का कर देना। इफ यू विल कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तब आंसर जो होगा देन पीपीएम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो आएगा, करेक्शन कर लेना मेरे भाई, क्वेश्चन में मिस्टेक है, आंसर बी होगा। जिस जो क्वेश्चन है उसका आंसर बी होगा। हाँ, अगर कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में निकालोगे तो आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। एक क्वेश्चन में और भी मिस्टेक है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो है ये भी गड़बड़ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में गड़बड़ है मेरे भाई। ठीक है, उसको मत बनाइएगा, वो 122 गलत लिखा हुआ है। ठीक है, वो कुछ और होना चाहिए था, वो डेटा गलत है। इवन अगर उसके हिसाब से भी कुछ सोच के निकालते हैं तो भी आंसर्स में गलती बहुत ज्यादा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को छोड़ देना। ठीक है, सीडीपीएस 7 का क्वेश्चन नंबर 7 रॉन्ग है, रॉन्ग कर देना उसको, इसको नहीं बनाना है आपको। ठीक है, हाँ 8 बना सकते हो आप लोग, 8 को हम पढ़ा चुके, 8 बना सकते हो। ठीक है, तो बाकी सब में इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट यूज होगा या नॉर्मलिटी का कॉन्सेप्ट यूज होगा तो हम पढ़ा देंगे। बस अब तो शुरू ही होने जा रहा है मेरे में, आज के क्लास में वही सब शुरू होगा। लेकिन हाँ, आज नॉर्मलिटी नहीं पढ़ा पाएंगे, नॉर्मलिटी नेक्स्ट क्लास पे आएगा। ठीक है, अब बाकी सारा बन गया होगा। तो कितना लोग बनाया, जो जो क्वेश्चन होमवर्क दिए थे सीडीपीएस 7 में, कौन कौन लोग बना लिया? देखे, ऋषिकेश बनाया, वेरी गुड ऋषिकेश। और बाकी लोग कोई नहीं बनाया? अच्छा, जुबैक बना लिया, वेरी गुड जुबैक। ठीक है, चलो बाकी लोग नहीं बनाए। प्लीज जितना जल्दी से जल्दी, क्योंकि बैकलॉग मत करिए, बैकलॉग मत करिए। इवन पता है केमिस्ट्री में बच्चों का मार्क्स थोड़ा रिलेटिवली ज्यादा आता है। वैसे फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है बनाने में, लेकिन हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे, तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वाले पार्ट में टाइम बहुत बच जाता है। इसीलिए केमिस्ट्री को आप पॉजिटिवली लीजिएगा। हाँ, इवन हम रटने के लिए आज तक कुछ नहीं बोले हैं आपको। ठीक है, रटने के लिए हम नहीं बताते कभी भी बच्चों को, सब कुछ लॉजिक से समझाया जाएगा आपको यहाँ पे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये वाला पार्ट एक हम लोग का हो गया, ये वाला एक पार्ट हो गया हम लोग का। मतलब हम लोग जो चैप्टर को बोले थे स्टोक्योमेट्री के अंदर पे, स्टोक्योमेट्री के अंदर में क्या क्या पढ़ाई होगी, तो स्टोक्योमेट्री के अंदर में सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट के बारे, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में डिस्कशन होगा, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स भी कंप्लीट हो गया। तीसरा था हम लोग का रिडॉक्स एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, उस पार्ट को आज हम लोग स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, अगला टॉपिक जो है हमारा इस चैप्टर में स्टोक्योमेट्री में रिडॉक्स एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, और उसके बाद एक पार्ट और बचेगा टाइट्रेशन। तो होपफुली आज ले करके 4 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा ये वाला सारा पार्ट। मतलब ये स्टोक्योमेट्री पार्ट खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शायद केमिकल काइनेटिक्स आपको पढ़ाना है। ठीक है, जो कि आसान चैप्टर, स्टोक्योमेट्री भी आसान है, ये भी आसान है, सब आसान है मेरे भाई। ठीक है, तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पर हम आ रहे हैं मेरे भाई। तो चैप्टर का बनाओ, हेडिंग बनाओ, रिडॉक्स एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, रिडॉक्स एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, हाँ अब बहुतों को लगता है यहाँ पे कि सर रिडॉक्स में आप बैलेंसिंग भी सिखाएंगे। हम बैलेंसिंग लास्ट में सिखाएंगे आपको, बहुत आसान मेथड से। ठीक है, बहुत आसान मेथड से सिखाएंगे, अभी नहीं, आपको लास्ट में हम सिखा देंगे बैलेंसिंग किसी दिन। ठीक है, 5 मिनट में आप सीख जाओगे आसानी से। ठीक है, तो रिडॉक्स एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं मेरे भाई। तो इसमें सबसे पहला बात लिखो यहाँ पर सबसे पहले लिखो, एक हेडिंग बनाओ, ऑक्सीडेशन नंबर।
ऑक्सीडेशन नंबर, वैसे ही ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में किए थे। ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं मेरे भाई, ऑक्सीडेशन नंबर को ON लिख सकते हो, इसी का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट भी होता है, सबका मतलब सेम है, दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है, कुछ अलग नहीं है। हाँ, फिर से हम बताने जा रहे हैं, ये पूरा इवन चैप्टर ही, पूरा चैप्टर जो है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का, ये सीधा सीधा किसी का थॉट पर बेस्ड है, किसी ने सोचा और सोच करके कॉन्सेप्ट को बनाया गया है, इसका कोई प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई एक्सपेरिमेंटल एप्लीकेशन नहीं है, ये मोल कॉन्सेप्ट का ही एक पार्ट होता है। को आसान बनाने के लिए कॉन्सेप्ट को बनाया गया, ये किसी का थॉट है। इवन हम तुमको बताया ये सब जो खास करके देखो मेरे साइड से जो है नेटवर्क इश्यू नहीं है, ठीक है, मेरा एकदम नेट का यहाँ पर से जो स्पीड हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर से परफेक्ट है। बीच में हो सकता है मेरे साइड से इश्यू हुआ होगा, बट वैसा इश्यू नहीं है मेरे साइड से, ठीक है। हाँ, कभी कभी हमारे साइड से भी इश्यू रहता है, लेकिन ये आज शायद कुछ वेबसाइट का हमें प्रॉब्लम लग रहा है, क्योंकि मेरा स्पीड एकदम बिल्कुल सही है यहाँ पर से, ठीक है। चलो फिर भी करते हैं कोशिश, पढ़ेंगे हम लोग। तो हम लोग बात करने जा रहे थे ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट पर, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट पर। हमें एक बार जल्दी से कंफर्म कर दो कि ऑडियो क्लियर है ना, ऑडियो क्लियर है ना? हाँ ठीक है। चलो मेरे भाई एक इसका छोटा सा डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। इट इज रियल, इट इज रियल और इमेजिनरी चार्ज। तुमको कैसे रियल है या इमेजिनरी? मेरे में रियल भी हो सकता है या इमेजिनरी भी हो सकता है, चार्ज होता है ये, ठीक है। प्रेजेंट, प्रेजेंट ऑन एन एटम, ये एक रियल या इमेजिनरी चार्ज होगा, एक एटम पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इन अ मॉलिक्यूल, इन अ मॉलिक्यूल, किसी एक मॉलिक्यूल में मेरे में कोई रियल चार्ज भी हो सकता है, इमेजिनरी चार्ज भी हो सकता है, जो कि किसी एटम पे प्रेजेंट होगा मॉलिक्यूल में। व्हेन इट इज कंसीडर्ड 100% आयोनिक, when it is considered 100% ionic, अगर हम 100% आयोनिक कंसीडर करें कंपाउंड होगा, वो भी परफेक्टली आयोनिक, 100% आयोनिक तो कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। बट फिर भी अगर हम आयोनिक ही सोचे तो आयोनिक में जो कंपाउंड में जो चार्ज आता है वही चार्ज को हम ऑक्सीडेशन नंबर कह रहे हैं। लेकिन सवाल है कि जब कोवेलेंट कंपाउंड होगा उस पे, तो उस पे वो इमेजिनरी हो जाएगा, क्योंकि हम सोचेंगे उसको आयोनिक की तरह। जैसे मेरे में एग्जांपल नंबर 1 अगर हम तुमको दिखला है NaCl, KCl, कुछ भी दिखला दिए, MgCl2 दिखला दिए, ये सारे में, तो मेरे पास NaCl में देखा जाए तो दरअसल ये Na प्लस और Cl माइनस होता है, आयोनिक कंपाउंड में इस तरीके से होता है। तो ये जो प्लस चार्ज, +1 चार्ज, यहाँ पे -1 चार्ज जो दिख रहा है, यही ऑक्सीडेशन नंबर है, यही जो है ऑक्सीडेशन नंबर है। हाँ, यहाँ पे रियल चार्जेस है, Na के ऊपर प्लस होगा और Cl के ऊपर माइनस होगा, तो ये रियल चार्जेस है,
इसी तरीके से अगर MgCl2 लिखे तो यहाँ पर Mg के ऊपर 2+ और मेरे पास Cl के ऊपर माइनस होगा, एक Cl के ऊपर माइनस होगा, तो मेरे पास ये जो 2+ है या ये एक माइनस है, ये ऑक्सीडेशन नंबर है। ये क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर है, या ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोल सकते हो। यही ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो अगर पूछा जाए मैग्नीशियम का कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, तो +2 है। Cl का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो -1 है। Na का कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, तो +1। Cl का कितना है ऑक्सीडेशन नंबर, तो -1। तो इस तरीके से बताया जाता है, इस तरीके से बोला जाता है। तो आयोनिक कंपाउंड में ये रियल चार्ज होगा, आयोनिक कंपाउंड में ये रियल चार्ज होगा मेरे भाई, ठीक है। लेकिन यही अगर कोवेलेंट कंपाउंड में अगर इमेजिनरी चार्ज होगा, फॉर एग्जाम्पल हम लिए तुम्हारे से HCl, हाँ HCl लिए, तो मेरे भाई HCl में अभी हम बताएं किस तरीके से बॉन्ड को तोड़ना है। वैसे तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरफ शिफ्ट करा दो, इलेक्ट्रॉनिक सोचो, तो ये H+ बनेगा और ये Cl- बनेगा, H+ बनेगा और Cl- बनेगा। तो मेरे भाई ये जो प्लस चार्ज आया, ये प्लस चार्ज है 100% आयोनिक सोच रही है। दरअसल ये तो कोवेलेंट कंपाउंड है, तो ये जो प्लस चार्ज आया है यही क्या चीज है, यही मेरा मेरे में ऑक्सीडेशन नंबर है। हाँ, तो इस पे हम लिखेंगे, इस केस में ये इमेजिनरी है क्योंकि हम HCl मॉलिक्यूल को आयोनिक सोच रहे हैं, दरअसल ये आयोनिक है नहीं। तो इन केस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स transfer the electron to more electronegative atom, हाँ इस केस में ये इमेजिनरी है, ये इमेजिनरी होगा, ठीक है, ये इमेजिनरी, तो यानी कि आयोनिक के केस में वो रियल है और कोवेलेंट होगा। तो हम सोचेंगे कि जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है उधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करा दो और फिर सोचो कि क्या 100% आयोनिक की तरह ट्रीट करो, तो H+ और Cl- बनेगा और वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। हाँ, ये रियल नहीं है, यहाँ पर क्या चीज है, ये हाइपोथेटिकल है। और पता है ये ऑक्सीडेशन नंबर एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये ऑन पेपर डिफाइन किया गया है, ऐसा नहीं इसका कोई प्रूफ है मेरे भाई, इसका कोई प्रूफ नहीं है। विदाउट एनी प्रूफ थ्योरी पर है। जो IIT JEE का जो सिलेबस पढ़ाते थे बहुत पहले, जो लोग 20-30 साल पहले पढ़ाते थे, उन्हीं लोग ने कॉन्सेप्ट को बनाया है, ठीक है। मतलब इसको जैसे कॉन्सेप्ट था, पहले धीरे धीरे बनते गया, और मतलब IIT JEE को क्वेश्चन को बनाने के लिए, सॉल्व करने के लिए, आसान करने के लिए बहुत सारा रूल्स बनाए। ये सारा आज से 20-30 साल पहले हुआ है ये सब चीज, ऐसा नहीं कि एक दिन में हो गया, ठीक है। तो मेरे भाई इससे फायदा होगा आगे चल के अभी हम लोग को कुछ इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। हाँ मेरे भाई रूल्स है ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमिन करने के लिए, तो उसको लिख लेते हैं, कुछ रूल्स है। तो सिंस ये स्ट्रक्चर मेथड से भी बता सकते हैं, इसे बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत सोचना पड़ेगा, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए तब बता सकते हो बॉन्ड को तोड़ करके। अगर हमें स्ट्रक्चर नहीं पता है तो रूल्स क्या है, वैसे ये कुछ रूल्स हम आपको केमिकल बॉन्डिंग में बताए थे, रूल्स टू डिटरमिन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर बोलो या ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो, सबका मतलब सेम है। तो रूल नंबर 1 क्या है, तुम कहोगे सर रूल नंबर 1 क्या है, तो लिखो सम ऑफ the oxidation numbers of all atoms in a neutral molecule अगर न्यूट्रल मेरे भाई मतलब क्या है तुम वैसे जानते हो, लेकिन हम क्या कहना चाहते हैं ना मेरे भाई, एग्जांपल से देखो, एक एग्जांपल से देखो मेरे भाई। जैसे ना फॉर एग्जांपल नंबर 1 ले लिया तुम्हारे सामने में, K2Cr2O7, K2Cr2O7, इस कंपाउंड में ओवरऑल चार्ज 0 है, इस कंपाउंड में ओवरऑल चार्ज 0 है, नेट चार्ज इसमें कुछ नहीं है, 0 है, न्यूट्रल है, कंपाउंड न्यूट्रल है। तो मेरे में पोटेशियम है, तो पोटेशियम का कुछ ऑक्सीडेशन नंबर होता होगा, लेट से X होता होगा, हम ऑक्सीडेशन नंबर को लेट कर रहे हैं, लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम इज X। क्रोमियम का कुछ एज्यूम कर लेते हैं Y, और ऑक्सीजन का भी एक एज्यूम कर लेते हैं Z, X, Y और Z। तो हम कहना ये चाहते, एक क्रोमियम का अगर ऑक्सीडेशन नंबर X है तो दो क्रोमियम का कितना होगा, 2X होगा। एक क्रोमियम का अगर X है तो दो क्रोमियम का कितना होगा, 2X होगा।
एक क्रोमियम का अगर Y है तो दो क्रोमियम का कितना होगा, 2Y होगा, 2Y होगा। एक ऑक्सीजन का Z है तो 7 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 7Z। ओवरऑल चार्ज कितना है, इक्वल टू 0। जितना चार्ज है उसके बराबर कर दो, अगर न्यूट्रल है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, फॉर ऑल एटम्स इन ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज 0। ठीक है, तो ये मेरे भाई हो गया, ये हो गया पहला रूल। हाँ, एक और एग्जांपल ले लो, सिंस 1 लिखे तो 2 भी लिख देना चाहिए, अच्छा लगेगा मेरे भाई। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है I2 लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल I2 लिखा हुआ है, या फिर फॉर एग्जांपल आपके सामने में Zn लिखा हुआ है, जिंक लिखा हुआ है। ठीक है, तो इन लोगों का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, तो फिर से वैसे ही निकालेंगे। एक आयोडीन का अगर x मानेंगे तो यहाँ पर 2x इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू 0 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0। यानी अगर इसको ऐसे ही बोला जाता है, आयोडीन अकेले मौजूद है तो अकेले में चार्जेस क्या है, 0। मॉलिक्यूल न्यूट्रल मॉलिक्यूल होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। तो I2 न्यूट्रल है और इसका चार्ज कितना आ जाएगा, अकेले है तो 0 हो जाएगा, अकेले है तो 0 हमेशा होगा। दो निकाल भी लिए, एक आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर x तो दो का 2x, और ओवरऑल चार्ज कितना था, 0 था, तो x का वैल्यू 0। तो लिखा रहता है कि आइसोलेटेड स्टेट में, आइसोलेटेड स्टेट में, ये दोनों आइसोलेटेड फॉर्म में अकेले है, तो आइसोलेटेड स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। बट कैसे आया ये समझ लो ना, उतना क्यों याद करेंगे कि आइसोलेटेड स्टेट में 0 होता है, सीधा निकालो x मान के, तो 0 अपने आप इक्वेट हो जाए। इसमें कभी मान लो कुछ, लेट्स से इसका ऑक्सीडेशन नंबर Y है तो क्या लिख दोगे, Y इक्वल टू, सिंस ओवरऑल चार्ज 0 है तो Y का वैल्यू 0 आ गया, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 0 हो गया। ये ऑक्सीडेशन नंबर है, ये ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा, यानी Y का वैल्यू 0 आ गया तो ये ऑक्सीडेशन नंबर। तो अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो उसका ओवरऑल मिला करके जोड़ करके कितना हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, सम नोट का नंबर 0.2। ठीक है, नोट बोलो या रूल्स बोलो, रूल्स का नंबर 0.2। तो यहाँ पे लिखे थे, अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा तो वैसे ही लाइन को लिखो, सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स। हाँ, अब इस पर न्यूट्रल मॉलिक्यूल नहीं होगा, इन इन एन आयन लिखो, आयन होगा मेरे बन, इज इज इक्वल टू, इज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन आयन। इसका मतलब क्या है, इसका भी मतलब आप ऑलरेडी जानते हो, इसका भी मतलब आप ऑलरेडी जानते हो। फॉर एग्जाम्पल ना मेरे भाई, एक एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 4 ले लेते हैं। MnO4 माइनस, MnO4 माइनस, ये कंपाउंड है, एक मॉलिक्यूल है जिसमें ओवरऑल एक माइनस चार्ज है। ठीक है, हम फिर से एज्यूम करेंगे, क्या करेंगे, फिर से एज्यूम करेंगे इसका Mn का ऑक्सीडेशन नंबर X, ऑक्सीजन का Y, तो सम, क्या कह रहा है ये रूल कि आयन में क्या होगा, चार्ज के बराबर कर दीजिए। तो Mn केवल 1 है लेकिन ऑक्सीजन 4 है, तो 4Y, और ओवरऑल चार्ज कितना है, -1, तो ये -1 के बराबर, ये माइनस। तो आयन से केस में क्या करना पड़ेगा, उसमें जो चार्ज प्रेजेंट है उसके बराबर कर देना होगा, उसके बराबर कर देना होगा। ठीक है, उसके बराबर कर देना होगा। ठीक है, आगे बढ़ा रहे हैं मेरे पेज को हम हटा रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, ये सेकंड रूल। तीसरा रूल ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो फ्लोरीन का होगा, ऑक्सीडेशन नंबर फ्लोरीन का होगा, इन ऑल ऑफ इट्स कंपाउंड, इन ऑल ऑफ इट्स कंपाउंड इज -1। क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर जो फ्लोरीन का होगा क्या होगा, हर सारे कंपाउंड्स में कितना होगा, -1 होगा। क्यों, कंपाउंड्स में अगर अकेले होगा तो 0 होगा, आइसोलेटेड फॉर्म में होगा तो 0 होगा, कोई कंपाउंड में क्या होगा, -1 होगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो हमेशा क्या हो, इलेक्ट्रॉन किसी का खींचेगा ही। जो असल डेफिनेशन था कि अगर कोई मॉलिक्यूल है कोवेलेंट, तो उसको ऐसा सोचो कि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर गया है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट कर गया है। तो ये हमेशा, फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है इसलिए हमेशा शिफ्ट कर जाएगा। तो फ्लोरीन का हमेशा कितना लेना है तुमको, -1 लेना है, -1 लेना है। रूल नंबर 4, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 1 मेटल्स, ग्रुप 1 मेटल्स
ग्रुप वन मेटल्स में कौन कौन आएंगे मेरे पास? तो ग्रुप्स में लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप वन मेटल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप वन मेटल, ठीक है, ग्रुप वन मेटल का कितना होगा? तो इन लोगों का ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा, ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा इन लोगों का, मेरे भाई इन लोगों का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, क्योंकि हमेशा मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे यानी किसी को देंगे +1। लेकिन पता है ये हम थोड़ा सा यहीं पे एक लाइन ऐड करना था हमें, बट सिंस हम बाद में लिख रहे हैं तो दूसरे तरीके से लिख देते हैं उसको +1। और अगर अकेले प्रेजेंट होगा, अगर अकेले प्रेजेंट होगा तो क्या होगा? 0 होगा। एक सेकंड, हम थोड़ा सा म्यूट कर रहे हैं, एक सेकंड के लिए। हाँ माय डियर स्टूडेंट्स, हम ये कह रहे थे कि ग्रुप का मेटल्स का, ग्रुप वन मेटल्स का, आवाज जा रही है माय डियर स्टूडेंट? ठीक है, ऑक्सीडेशन +1 कंपाउंड होगा, कंपाउंड भी किसी के साथ में भी जुड़ेगा तो इसका कट रहा है कि ज्यादा कट रहा है क्या आवाज? यहाँ से नेटवर्क एकदम इसे मेरा कट रहा है, मतलब ज्यादा कट रहा है या कम हो रहा है? क्लियर नहीं है। एक बार हम डिस्कनेक्ट होकर के वापस से कनेक्ट होते हैं, एक बार डिस्कनेक्ट होकर के हम वापस से कनेक्ट होते हैं, हम देखते हैं, ठीक है। अब हमें बताना कि आवाज क्लियर है, यस या नो। अभी वीडियो ऑन कर रहे हैं। हाँ अभी क्लियर है, ठीक है। तो जैसे ही जब कटे ना तो तुरंत हमको तुरंत इन्फॉर्म करो, ताकि ज्यादा दिक्कत ना हो। आप लोगों को पता चला कि हम बहुत कुछ बोल दिए और आप लोग कुछ सुन ही नहीं पाए। तो मेरे पास ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है ग्रुप वन मेटल्स का, जो होता है ग्रुप वन मेटल्स कौन कौन? लिथियम, सोडियम, सीजियम। तो इन लोगों का क्या होता है? बार बार यहाँ पे इश्यू आ रहा है। आई होप कि ये हमारे साइड से बहुत ज्यादा स्पीड चल रहा है, नेटवर्क स्पीड मेरा बहुत ज्यादा ही है यहाँ पर से। ये आज वेबसाइट में ही कुछ इश्यू है, ठीक है। हाँ कभी कभी हमारे साइड से भी इश्यू रहता था, और लेकिन आज वेबसाइट में ही कुछ इश्यू है, सर्वर इश्यू चल रहा है। चलो देखो, अगर अगर लैग करेगा तो हमें बता दो, नहीं तो हम जूम पे क्लासेस ले लेंगे, जूम पे ले लेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि आप लोग सुन नहीं पाओ, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो ग्रुप वन मेटल्स का जो होता है वो क्या होता है मेरे पास? +1 होगा कंपाउंड से केस में, और अगर आइसोलेटेड फॉर्म में होगा तो 0 होगा। आइसोलेटेड फॉर्म में होगा, अकेले होगा तो 0 होगा, अदरवाइज +1 होगा, अदरवाइज +1 होगा। हाँ ग्रुप टू मेटल्स, ग्रुप टू मेटल्स जो है मेरे पास, ग्रुप टू मेटल्स का कौन कौन आएगा ग्रुप टू मेटल्स में? तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। वैसे जरूरत नहीं पड़ेगा बेरियम रेडियम का, ठीक है। तो इन लोग का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा ग्रुप टू मेटल्स का, ये मेरे पास फिर से क्या क्या होगा? +2 होगा और 0 होगा। हाँ तुमको सर +2 कब होगा? तो +2 जब कंपाउंड्स के केस में होगा,
ये कंपाउंड के केस पे होगा और ये आइसोलेटेड फॉर्म में होगा। ये आइसोलेटेड फॉर्म में जीरो होगा। ग्रुप 2 मेटल्स है, ग्रुप 1 मेटल्स का, ग्रुप 2 मेटल्स का। और मेरे भाई एक और याद रखो, एल्यूमिनियम भी एक मेटल होता है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कंपाउंड के केस में, कंपाउंड के केस में +3 होगा, अदरवाइज आइसोलेटेड फॉर्म में जीरो होगा, अदरवाइज आइसोलेटेड फॉर्म में जीरो होगा। एल्यूमिनियम भी एक मेटल है जिसका जरूरत पड़ेगा। इवन कह सकते हो कि मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा पॉजिटिव होगा। यस, मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा पॉजिटिव होगा। अब इसका मतलब ये मत कंक्लूड कर लेना कि नॉन मेटल्स का हमेशा निगेटिव होगा, नहीं, नॉन मेटल्स का पॉजिटिव भी होता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि उसके बाजू में कौन लगा है, लेकिन मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे तो प्लस ही आएगा। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का बताए मेरे भाई, ग्रुप 2 मेटल्स का बताए, ये सारा का तुम्हें बताए, ये सारा का तुम्हें हम बताएं। अब हम बात करते हैं मेरे भाई ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का। ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है हाइड्रोजन का, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज लिखना पड़ेगा, इज +1 इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ऑक्सीडेशन नंबर जो हाइड्रोजन का होता है वो कितना होता है, +1 होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। इसका मतलब कुछ केसेस ऐसे भी है, कुछ केसेस ऐसे भी है जिसमें -1 भी होता है। ठीक है, इन केस ऑफ, इसी पॉइंट में लिखेंगे, इन केस ऑफ मेटल हाइड्राइड्स, मेटल हाइड्राइड्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, ज्यादा ही नेटवर्क इशू है, तो ऐसा करते हैं कि हम जूम का लिंक भेजते हैं, नहीं तो क्लासेस नहीं हो पाएगा। ठीक है, हम जूम का लिंक भेज रहे हैं। ठीक है, सुन पा रहे हो तुम लोग? हाँ, हम जूम का लिंक भेजते हैं तुम लोग को, अदरवाइज यहाँ पे क्लासेस नहीं हो पाएगा। हम इसको ये कर दे रहे हैं, और +1 होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, लेकिन कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें क्या होता है, -1 होता है। कहां पर होता है, मेटल के हाइड्राइड्स के केस में। मेटल हाइड्राइड के केस में क्या होता है, क्योंकि सोडियम का हमेशा क्या होगा, +1 या फिर जीरो होगा। कंपाउंड है तो +1 होगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का -1 होगा। एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यहाँ पे कैल्शियम का फिक्स है +2 होगा, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन का -1 होगा, एक हाइड्रोजन का कितना होगा, -1 होगा। कुछ ज्यादा ही इशू
हेलो। रुक जाओ स्टूडेंट्स, हम दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट कर लेते हैं ताकि तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं आए। थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, हम दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करने जा रहे हैं। बिल्कुल सही चलेगा, ठीक है। अब बिल्कुल सही है, चलेगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब भी कोई दिक्कत होगा तो बताना, ठीक है। वीडियो चला गया है शायद, वीडियो को हम ऑन कर देते हैं, यहाँ से वीडियो ऑफ हुआ हुआ है। तो अभी तक हम बताए थे कि मेटल हाइड्राइड से केस में ऑक्सीडेशन नंबर जो हाइड्रोजन का होगा वो कितना होगा, -1 होगा। मेटल हाइड्राइड्स का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -1 होगा, ठीक है। बाकी में और कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब एक दो और का बात करना है, लाइक हम लोग ऑक्सीजन का बात करेंगे। ऑक्सीजन का बात करेंगे तो ऑक्सीजन का मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2। -2 होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर जो ऑक्सीजन का क्या होता है, -2 होता है, ठीक है। इन केस ऑफ, इन केस ऑफ कहां कहां पे क्या होता है, तो इन केस ऑफ पर ऑक्साइड, मेरे भाई आप नाम सुने होंगे, पर ऑक्साइड्स के केस में क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। इन केस ऑफ पर ऑक्साइड कितना हो जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाता है। इसका चाहो तो एग्जांपल हम दिखलाते हैं, H2O2, H2O2। हाँ, ये मेटल के हाइड्राइड नहीं है, तो हाइड्रोजन का कितना होगा, +1 होगा। तो ये ऑक्सीजन का कितना होगा, तो 2 हाइड्रोजन का +2, तो ये ऑक्सीजन का कितना आएगा, ये ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का -1 आएगा। तो पर ऑक्साइड के केस में कितना होता है, पर ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। सुपर ऑक्साइड्स, सुपर ऑक्साइड केस में कितना होगा मेरे भाई, तो +½ हो जाएगा। सॉरी, ऑक्साइड्स के केस में KO2 है, -½ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, +1, और एक ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, -½ तो कितना हो जाता है इस केस में, -½ हो जाता है, -½ हो जाता है। हाँ, इसके अंदर में एक आया पर ऑक्साइड, दूसरा आया सुपर ऑक्साइड, और एक और कंपाउंड होते हैं मेरे भाई ऑक्सीजन के, OF2। इस केस में ऑक्सीजन, फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, तो एक फ्लोरीन का -1, तो दो फ्लोरीन का -2, तो ऑक्सीजन का +2 हो जाता है। यानी ऑक्सीजन अगर किसी दूसरे मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम से कनेक्टेड हो जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। इवन नॉन मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, क्यों होता है, तो एक एग्जांपल हम आपको दिख रहा है कि ऑक्सीजन अगर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव से कनेक्टेड हो गया तो वहां पे प्लस हो जाता है, वहां पर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये 6 नंबर पॉइंट हो गया। 7 नंबर पॉइंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट varies from, varies from, मेरा मैक्सिमम और मिनिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम और मिनिमम कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर किसी का भी, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर। किसी का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो सकता है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है। और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर किसी का अगर बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8,
वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8। मेरे भाई इसको याद रखना हमेशा कि मैक्सिमम कितना हो सकता है, मिनिमम कितना हो सकता है। हाँ, मैक्सिमम से अगर एक्सीड करेगा तो उसको मैक्सिमम के बराबर लिख देंगे, क्योंकि एक्सीड हो नहीं सकता है। और अगर मिनिमम के बियॉन्ड जाएगा, जैसे -2 किसी का मिनिमम है और -3 आ रहा है, तो उसको लिमिटिंग में लेते आएंगे, -2 कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे भाई जैसे सल्फर का बात करें तो सल्फर का मैक्सिमम +6 होगा, क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है और मिनिमम इसका -2 होगा। तो अगर कभी सॉल्व करने से +7 या +8 आ रहा हो तो हम +6 लिख देंगे। अगर कभी सॉल्व करने से -3 आ रहा हो, -4 आ रहा हो तो हम -2 लिख देंगे। इसी तरीके से फास्फोरस अगर बात करें तो मैक्सिमम +5 होगा और मिनिमम -3 होगा। क्लोरीन का बात कर सकते हैं, ब्रोमीन का बात कर सकते हैं, सबका किसी का भी बात कर सकते हैं। तो मैक्सिमम उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा और मिनिमम जो होगा क्या होगा, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। मेरे आप तुम्हें कुछ क्वेश्चन देते हैं, कुछ क्वेश्चन देते हैं, जल्दी जल्दी बताना, जल्दी जल्दी तुम लोग बताना कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। थोड़ा फास्ट बताना, ठीक है, फास्ट बताना, ज्यादा टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, हम आपको क्वेश्चन दिए घर में बनाने के लिए, जिसका आंसर्स भी गिवन होगा, आप उसको बना लेना, आप उसको बना लेना। चलो हम क्वेश्चंस में आते हैं मेरे पास। फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइंड एलिमेंट्स, ऑफ अंडरलाइंड एलिमेंट। जिसको अभी अंडरलाइन करेंगे उसका ऑक्सीडेशन नंबर बताना है आपको, उसका ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। ठीक है, पहला है मेरे भाई N2O5 में नाइट्रोजन का बताना। अब आपको निकालने के लिए पहले भी सिखाए थे कैसे निकालेंगे, एक हम एग्जांपल बता देते हैं, फिर तुम लोग बनाना, फिर बनाना। जैसे हमको जिसका निकालना है उसको एक्स मान लो। हाँ, अगर एक्स मान लिए तो बाकी अब ऑक्सीजन बचा तो ऑक्सीजन का हम कितना मानेंगे, तो -2 मानेंगे, क्योंकि फिक्स है। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, -2 होता है। तो इसको मान लिए एक्स। 5 ऑक्सीजन का दो दो नाइट्रोजन का 2x हो जाएगा और यहाँ 5 ऑक्सीजन है तो -10, तो -2 × 5 -10 हो जाएगा। और ओवरऑल न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो 2x -10 = 0 कर देंगे, 10 = 0 कर देंगे। और यहाँ से x का वैल्यू जो आएगा वो +5 आएगा। हाँ, प्लस और माइनस बोलने की कोशिश करो, ठीक है। तो +5 है। कैसे निकाले, एक नाइट्रोजन का x तो दो नाइट्रोजन का 2x और एक ऑक्सीजन का -2 तो 5 ऑक्सीजन का -10। ओवरऑल न्यूट्रल है तो 0, तो x का वैल्यू कितना आ गया, +5 आ गया, +5 आ गया। ठीक है, इस पेज को हम हटा रहे हैं। अब हम अगला बात में करेंगे मेरे भाई। ठीक है, अगला एग्जांपल्स कुछ हम तुमको दिखलाते हैं और तुम लोग भी जवाब देना है हमें। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी जवाब देना। तुम्हें कुछ प्रश्न तुम्हारे मुंह पे फेंकेंगे और तुम्हें उसको बनाना है। H2C2O4, इसमें कार्बन का एक, हमेशा एक का बताना है। ऐसा नहीं कि दोनों कार्बन का जोड़ के बता दिए, दोनों कार्बन का जोड़ के नहीं बताना है आपको। ठीक है, तीसरा नंबर मेरे भाई जल्दी जल्दी बताना, ज्यादा एकदम टाइम नहीं लेने की जरूरत है आपको। BaNO2 होल ट्वाइस में आपको नाइट्रोजन का बताना है, नाइट्रोजन का बताना है। ठीक है, BaNO2 होल ट्वाइस में नाइट्रोजन का बताना है आपको। ठीक है, और तीसरा नंबर हो गया मेरे भाई H2S में, H2S में सल्फर का बताओ। बहुत आसान क्वेश्चन है मेरे में, फोर्थ नंबर, जल्दी जल्दी बताना। अच्छा ठीक है, जल्दी जल्दी आप लोग क्वेश्चन को लिखो, फिर हम एक बार बताना शुरू करेंगे, तब फिर बताना है आप लोग। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन हो गए। SOCl2 ले लो, SOCl2 में सल्फर का बताओ, SOCl2 में सल्फर का बताओ। ठीक है, और दे देते हैं मेरे में, और कुछ क्वेश्चन देते हैं, तुम्हें बना करके अच्छा लगेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे में ऑक्सीडेशन नंबर SOCl2 का दे दिए तुम्हें, कुछ 8-10 प्रश्न देंगे अभी, कुछ 8-10 प्रश्न देंगे अभी। pH3 में बना लो, H2S की जैसा pH3 में फास्फोरस का बताओ। ठीक है, फास्फोरस का बताओ। 6th नंबर ले लो तुम, XCO6 4- में जेनॉन का बताओ, जेनॉन का बताओ। ये जल्दी जल्दी बताओ, तुम्हें 2 मिनट टाइम देंगे, फिर जल्दी जल्दी आंसर मैच कराना। 6 के बाद 7 हो जाएगा और 2, 3, 4, 5, सॉरी ये 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा। 8th नंबर क्वेश्चन ले लो, K3MnF6 मैंगनीज का यहाँ पे बताओ,
मैंगनीज का बताओ। हाँ, एक क्वेश्चन हम देना चाहेंगे आपको जो कि जेई मेंस में आया था, K2FeO4 ऑक्सीडेशन नंबर से भी कभी कभी जेई मेंस ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। यहाँ पे एफपी का बताना, मजा आ जाएगा मेरे, जेई मेंस में ये क्वेश्चन आया हुआ है, मेंस में। ठीक है, मेंस में ये क्वेश्चन आया हुआ है 9th नंबर। तो फटाफट ये 9 तक बनाओ, फिर तुम्हें कुछ और क्वेश्चन देंगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा बना करके। अब तुम्हें 2 मिनट का टाइम दिए, जल्दी जल्दी बताना। हाँ तो बन गया, वेरी गुड, सबको बना लिया। आप लोग लिख रहे हो चैट पे कि सर बन गया, जल्दी करिए आप। तो यहाँ पे निकालोगे मेरे भाई कार्बन का तो +3 आएगा, कैसे निकालेंगे? अच्छा, इसमें किसी को कंफ्यूजन तो नहीं ना, ऐसा नहीं कि हम फास्ट फास्ट निकालना चाह रहे हैं। तो सबको आसान लग रहा है, किसी को डिफिकल्ट लग रहा है, तो हम एक दो क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अगर आप लोग को सीख गए हो तो हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली करें। तो क्या चाहते हो? कोई भी ऐसा स्टूडेंट है क्लास में जिसको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में प्रॉब्लम है तो जल्दी से बता दो, नहीं तो हम सीधा आंसर लिख देंगे सबका जल्दी जल्दी। तो सिर्फ कोई कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, कोई कोई, हाँ रितु दी की सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जल्दी जल्दी हम बता देते हैं, जल्दी जल्दी बता देते हैं। ठीक है, इसका बना लिया। BaNO का कैसे बनाएंगे, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है मेरे में, तो इसको क्या करो, ऐसे लिखो, इसी को ऐसे लिखो, BaN2O4 लिख दो। अब कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। ये बेरियम है, ये बेरियम का +2 होगा। ठीक है, बेरियम का +2 होगा, इसको X मानो, तो इसका +2 है, और ये 4 ऑक्सीजन का -8 हो जाएगा। तो इसका पक्का कितना होना चाहिए, 2 नाइट्रोजन का +6 होना चाहिए ताकि ओवरऑल न्यूट्रल बने। तो एक नाइट्रोजन का कितना आएगा, +3, X मान लेना, X मान लेना। हम ऐसे ही सॉल्व कर दिए, इसका +2, इसका चारों ऑक्सीजन का -8, तो इसका कितना होना चाहिए, +6, तो एक नाइट्रोजन का +3 हो जाएगा, एक नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया मेरे पास, ये हो गया। हाँ, ये सल्फर वाला तो आसान है कि हाइड्रोजन का +1 लीजिएगा तो सल्फर का -2 आ जाएगा। यहाँ पे SOCl2 में निकालोगे तो कितना आ जाएगा, +4 आ जाएगा। सल्फर का कितना आ जाएगा, +4, क्योंकि ऑक्सीजन और क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। ऑक्सीजन और क्लोरीन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है सल्फर से, तो +4 आएगा। PH3 में यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना होगा, +1, इसका -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। यहाँ पे 12, 12 में से 4 ले जाओ तो कितना बचेगा मेरे भाई, 8 बचेगा। तो यहाँ पे जेनॉन का 8 है, जेनॉन का +8 है। K3MnF6, ये एक पोटेशियम का +1 तो 3 पोटेशियम का +3, फ्लोरीन का -1 तो -6, तो +3 -6, तो यहाँ पे Mn का कितना होगा, +3 होगा, +3 होगा। ठीक है, K2FeO4 जेई मेंस में आया था। हाँ, इन जनरल Fe का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2 +3 होता है, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ हम लोग कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो पोटेशियम, 2 पोटेशियम का +2, ऑक्सीजन का -8, तो मेरे भाई इसका कितना करना पड़ेगा, +6, तो +6 हो सकता है, पॉसिबल है इसका। इसका आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स देखना पड़ेगा, थर्ड पीरियड वाले में, यानी 3D में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4s में कितना है, तो उतना लूज कर सकता है, उतना लूज कर सकता है। तो लूज किया है, +6 में जा सकता है, लेकिन हाँ मोस्ट ऑफ द केसेस में आयरन +2 में होता है या +3 में होता है, वर्सेस यहाँ पे है तो है, यहाँ पे है तो है।
ठीक है मेरे भाई, एक दो प्रश्न और देते हैं कुछ। HClO4, HClO4 ले लो, क्लोरीन का निकालना है। HClO4 में क्लोरीन का निकालना है मेरे भाई। एक आयरन का ले लो, Fe0.9O लो। ठीक है, 12 नंबर Cu1.9O लो। ठीक है, ये सब कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं जो बनाओ तुम। Fe का निकालो, आराम से निकालना। ये सब में एक्स मान के बनाना, कोशिश करना एक्स मान के, नहीं तो दिक्कत हो सकता है, मे भी हो जाए। ठीक है, और ले लो मेरे भाई I3 माइनस। I3 में केवल एक ही माइनस है, एक ही माइनस है। I3 माइनस में एक आयोडीन का आपको बताना है, एक आयोडीन का बताना है। ठीक है, तो ये कुछ 13 प्रश्न करो, फिर तुम्हें कुछ और प्रश्न भी देंगे हम। चलिए फटाफट ये 4-5 क्वेश्चन करो, जल्दी जल्दी, एकदम फास्ट। हो जाएगा तो हमें लिखना डन, अगर हो जाएगा आपका तो लिखना डन। शायद हो गया, आप लोग लिखना चाह रहे हो तो मेरे बच्चों यहाँ पे कॉपर का निकालना है, यहाँ पे आयोडीन का ही निकालना हो, केवल एक ही टाइप का है। तो यहाँ पे अगर क्लोरीन का निकालोगे तो +7 आएगा, क्लोरीन का निकालोगे तो +7 आएगा। हाँ, यहाँ पे क्या करो, एक्स मान लो। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को आता है, तो उस एग्जाम्पल को हम करते हैं क्लास में, ऐसा नहीं कि सबको छोड़ के हम सिर्फ आपके ऊपर छोड़ देंगे, नहीं। तो मेरे भाई एक एक आयरन का माने हो x, तो 0.9 आयरन का कितना होगा, 0.9x। ऑक्सीजन का कितना होगा, -2। ओवरऑल न्यूट्रल है तो कितना हो जाएगा, 0। तो ये 2/0.9, तो 2/0.9 लिखो या 20/9 लिख दो, 20/9 लिख दो, 20/9 लिख दो। ठीक है, ये भी सही है, 20/9 लिखो, या क्या लिख सकते हो, 2/0.9। हाँ फटाफट, अभी तो इसका बना सकते हो आराम से, कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो सिर्फ -2, और ये कितना है 1.9, तो 20/19 आ जाएगा, है ना। 20 बाई कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा, 20/19 आ जाएगा, वैसे ही बनाएंगे इसको भी। हाँ, एक आयोडीन का, तो 3x = -1, तो x का वैल्यू -1/3, एक आयोडीन का -1/3 होगा। ठीक है, तो मेरे भाई ये हुआ कुछ। अब हमको तुमको एक और एग्जांपल मेरे भाई देते हैं तुमको कुछ, ये थोड़ा सा फेमस टाइप का एग्जांपल है। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, OSO4 का बता दो हमें, OSO4 का बता दो हमें। ठीक है, एक दो और दे देते हैं, फिर हम तुमसे और 14 प्रश्न हो गया है मेरे भाई, एक दो हम और देना चाहेंगे ताकि तुम उसको कर लो, ताकि कुछ फेमस एग्जांपल्स को कराना हमें ज्यादा जरूरी है, क्योंकि चैप्टर के अंदर में यूज जो होगा उसको बनाना मस्ट है मेरे। 15th नंबर ले लो, एक मजेदार सवाल दे रहे, Cu3P, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा मेरे, इसको टिक कर लेना। आसान है, ऐसा नहीं कि मुश्किल है। 15 नंबर को टिक कर लेना, अच्छा लगेगा तुम्हें बना करके। ठीक है, तो ऑस्मियम का कितना आ जाएगा, +8 आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है मेरे। और हो भी सकता है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, तो ये सब में +8 आराम से जा सकता है, +8 आराम से जा सकता है। हाँ, यहाँ पे ये क्वेश्चन में मजा आएगा मेरे भाई। 15 का जवाब कोई दे सकते हो, कितना आएगा, कॉपर का निकालना है। किसी का भी निकलवा सकते हैं, कॉपर का निकालो, चलो कॉपर का निकालो, हम फॉस्फोरस का भी निकलवा सकते हैं। ठीक है, मन करेगा तो कॉपर का भी निकलवा सकते हैं, दोनों में कुछ भी निकालो, किसी का भी निकालो, ठीक है, चलेगा। कॉपर का श्रुति का जवाब आ रहा +1। चलो ठीक है, हम देखते हैं क्या जवाब सही है या गलत है आपका जवाब, ये चीज हम देखना चाहते हैं तुमसे। -1 मेटल है मेरे भाई, -1 तो बोलो ही मत, माइनस। आप फॉस्फोरस का -3 बोल सकते हो, सही हो सकता है मेरे भाई। अब इसका कॉपर का, कोई बोलेगा कि सर कॉपर, एक कॉपर का +2 ले लो, तो 3 कॉपर का कितना हो जाएगा मेरे भाई, +6 हो जाएगा, तो फॉस्फोरस का -6 हो जाएगा। क्या ये पॉसिबल है, तो सवाल है कि फॉस्फोरस का -6 जा ही नहीं सकता है, फॉस्फोरस का -6 जा ही नहीं सकता है, और नहीं जा सकता है तो अब क्या करेंगे, इसका मतलब कॉपर कितना में, एक कॉपर +1 में होगा, तो 3 कॉपर -1 में होगा, इसीलिए फॉस्फोरस का मिनिमम हमको सेट रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तुम मिनिमम से एक्सीड करा दो, मिनिमम से एक्सीड करा दो, तो फॉस्फोरस का मिनिमम से एक्सीड नहीं कराना,
-3 मिनिमम है, उससे -6 नहीं होगा, इवन -4 भी नहीं होगा। तो यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर एक ही पॉसिबल है, जो कि -1, जो कि कॉपर का +1 है, फास्फोरस का -3 है, तभी हो सकता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ये कभी ना कभी जेई में आ सकता है। तुम्हें अच्छा लग रहा होगा बना करके, मेरे में कुछ 15 सवाल करा दिए, 2-3 प्रश्न और करा के 20 कर देते हैं इसे। ये सब भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसीलिए हमको कराना पड़ा। कुछ और इस चैप्टर के अंदर में जरूरत पड़ेगा, K2Cr2O7 जरूरत पड़ेगा, इसको बनाओ। क्रोमियम का निकालो, क्रोमियम का निकालो, इस चैप्टर में जो यूज पड़ेगा उस एग्जांपल को तो हमें देना मस्ट है। 17th नंबर ले लो, CrO4 2- ले लो, CrO4 2- ले लो, इसका भी जरूरत पड़ेगा बहुत ज्यादा हमें। ठीक है, एक दो और एग्जांपल देते हैं, 18 नंबर FeC2O4 ले लो। ठीक है, यहाँ पे क्रोमियम का बताना है, यहाँ पे कार्बन का बताना है, यहाँ पे कार्बन का बताना है, ये कुछ एग्जांपल्स लो। एक मेरे भाई एक एग्जांपल और ले लो, एल्यूमिनियम नाइट्राइड ले लो, जिसमें नाइट्रोजन का बताना है आपको, जिसमें नाइट्रोजन का बताना है। 19 हो गया, एक 20 और कर देते हैं, मेरे क्वेश्चन सोच करके तुम्हें देते हैं जल्दी से। ठीक है, तो 20 सवाल कर देते हैं, 20 सवाल कर देते हैं मेरे में। ठीक है, और 20 में 20 एक ले लो मेरे पास, CaO2 Cl2 ले लो, CaO2 Cl2, यहाँ पे क्लोरीन का बताना है, यहाँ पे क्लोरीन का बताना है। ठीक है, हो गया, जल्दी बताओ, बना? यस। तो मेरे भाई यहाँ पर क्रोमियम का निकालिएगा तो पोटेशियम का +1 करके +2, और इसका -2 करके 14। तो यहाँ पे क्रोमियम का निकालोगे तो +6 आ जाएगा, यहाँ पे निकालोगे तो +6 आ जाएगा, यहाँ पे निकालोगे तो +6 आ जाएगा, यहाँ पे निकालोगे तो +6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कार्बन का तो Fe। अब सवाल यहाँ पे बड़ा डाउट आ जाता है मेरे भाई कि F हो गया, FeC2O4 में कैसे होगा? तो FeC2O4 में बहुत कंफ्यूजन आता है, तो याद रखना C2O4 2- ही होता है, C2O4 2- ही होता है। तो यहाँ पर गलती हम दे दिए थे कि कार्बन का नहीं निकलवाना चाहिए था, बट निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कार्बन का +3 आया, क्योंकि आयरन का तुमको यहाँ पे +2 लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा हम आगे भी बताएंगे, ये एग्जाम्पल अभी नहीं देना था बट दे दिए तो बना लो। ठीक है, कार्बन का +3 आएगा, हो सकता है इस पे गलती हुआ होगा आप लोगों को, Fe को +2 कंसिडर करना पड़ेगा। हाँ, एल्यूमिनियम का +3 होता है, तो नाइट्रोजन का कितना होगा? -3 होगा, ये लिखवाए थे, एल्यूमिनियम एक मेटल है, ये लूज करेगा। हाँ, इसमें क्लोरीन का बता सकते हो क्या? क्लोरीन का बता सकते हो क्या? तो अगर क्लोरीन का बताना चाहोगे तो मेरे भाई क्लोरीन का सिंस +1 आ रहा है तो निकाल सकते हो, इसका +2, इसका x मान लो, क्लोरीन को एक, क्लोरीन को x मान लो मेरे भाई। तो कैसे बनाओगे? तो कैल्शियम का +2, ऑक्सीजन का -4, +2x = 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -2, तो x का वैल्यू +1 आ जाएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा? +1 आ जाएगा, +1 आ जाएगा। ठीक है, +1 आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पे क्लोरीन मैक्सिमम +1 ऑक्सीडेशन नंबर पे, और हो भी सकता है। हाँ, अब हम तुमको बताएंगे यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सम लिगेंड्स। बहुत सारा क्वेश्चन कर लिए मेरे बात, तो हमको नहीं लगता कि आपको होमवर्क बनाने की जरूरत होगी, देने की जरूरत, फिर भी हम क्वेश्चन दे देंगे, मन करेगा तो आप घर में प्रैक्टिस करना। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सम लिगेंड्स पे बात करने जा रहे हैं, लिगेंड्स का ऑक्सीडेशन नंबर। एक्चुअली में लोग कुछ याद कैसे रखते हैं लिगेंड्स, आप तो सिंस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़े होंगे। तो SO4 2- होता है, ये 2 होता है, इसका मतलब इसका -2 होता है ऑक्सीडेशन में। सल्फेट कहीं पे लिखा रहेगा तो -2 लिख देना। SO3 2- होता है। ठीक है, SO3 कितना होता है? 2-। CO3 2-, कार्बोनेट आयन -2 होता है। C2O4 2- होता है। ये सब याद रखना पड़ेगा आपको, वैसे ही बहुत सारा याद भी होगा आपको। C2O4 2- होता है, ये सब कुछ कुछ याद रखना पड़ेगा मेरे में। और भी हम तुमको लिखवा सकते हैं, SO4 हो गया, C2O4 2- हो गया,
और मेरे भाई क्या बता सकते हैं तुम्हें और मिलेगा, जैसे यहाँ पे CN माइनस आपको मिलेगा, CN माइनस मिलेगा -1, NH3 मिलेगा, NH3 जीरो, NH3 जीरो मिलेगा, ठीक है, NH3 जीरो मिलेगा, H2O जीरो मिलेगा, ठीक है। इस कार और भी मिलेगा मेरे में, कार्बन मोनोऑक्साइड का जीरो मिलेगा, इधर लिख रहे हैं NO का जीरो मिलेगा, ठीक है, NO का जीरो मिलेगा। हाँ, ये NO के ऊपर स्टार मार्क कर देना। इसमें कुछ और भी गेम होता है, इसके ऊपर कुछ और भी गेम होता है, ध्यान रखना, ठीक है। फटाफट इसको कॉपी करो, इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न तुम्हें हम देने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन था मेरे भाई, कॉन्सेप्ट अभी दिए लिगेंड्स का। अब इससे रिलेटेड तुम्हें कुछ प्रश्न का जवाब देना है, इससे रिलेटेड तुम्हें कुछ प्रश्न हम देने जा रहे हैं, उसका कुछ जवाब दो, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल नंबर 1, FeCO5, ठीक है, FeCO5, ठीक है, FeCO5। दूसरा नंबर मेरे भाई और ले लो तुम लोग क्वेश्चन, NiCO4, बहुत ही आसान है, लेंस की तरह काम करेगा, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होगा, हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू आ गया था माय डियर स्टूडेंट, अभी ठीक हो जाएगा। तो इन लोगों ने निकाल लिए मेरे भाई, K3FeCN6 का निकालो,
जैसे तुम निकालते थे नॉर्मली क्लास 12th में, जैसे स्क्वायर ब्रैकेट को कुछ सोचना ही मत, स्क्वायर ब्रैकेट सोचना है ही नहीं है, जैसे निकालते थे नॉर्मली वैसा ही निकालो, जैसे नॉर्मली निकालते थे आप लोग वैसे ही निकालो, स्क्वायर ब्रैकेट से कोई मतलब नहीं है, ऐसा सोचो, ऐसा सोचो कि आपको स्क्वायर ब्रैकेट से कोई मतलब नहीं है। कोबाल्ट है क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे मेटल आयन ही होते हैं, यहाँ पे मेटल आयन ही होते हैं, इसका बताओ हमें, ठीक है। K4 एफिशिएंसी, ये सब बहुत एग्जांपल फेमस है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के, ठीक है, वहां पे पढ़ेंगे तो वहां पे अगर एक बार देखा रहेगा तो आप जल्दी जल्दी बता पा लोगे, ठीक है, जल्दी जल्दी बता पा लोगे मेरे भाई, ठीक है। थोड़ा जल्दी बताना मेरे भाई, इन लोगों का थोड़ा जल्दी बताओ, 5 एग्जांपल्स दिए हैं अभी, हो जाएगा तो बताना डन हो गया, हो जाएगा तो बोलिएगा डन। एक दो और एग्जांपल कर लो मेरे भाई, एक दो 10 कर देते इधर भी। CrH2O होल 6 Cl3 बना लो, क्रोमियम का निकाल लो, ठीक है। 7th नंबर कर लो, और एक दो कर लो, अच्छा लगेगा। CuNH3 होल 4 Cl2, ठीक है, Cl2, ये एक क्वेश्चन कर लो। एक दो क्वेश्चन मेरा महा इंपॉर्टेंट है जो तो आपको एकदम करना ही चाहिए। Na2H2O3 में सल्फर का निकालना है, यहाँ पे कॉपर का निकालना है, यहाँ पे क्रोमियम का निकालना है। 8th नंबर क्वेश्चन कर लो। हाँ, एक और इसी टाइप का यहीं पे यूज होगा आपको, H2O6 2 माइनस में सल्फर का निकालो। 9 हो गया मेरे भाई। एक और हम बताएंगे, एक और मेरे भाई, 10 में CrO5 का, CrO5 का ये बहुत फेमस एग्जांपल है। CrO5 इसको हम बताएंगे, ये वैसे कहीं आएगा नहीं आपका, बट क्या होगा कि लोग जनरली पूछते हैं कि बहुत फेमस कंपाउंड है, बहुत फेमस कंपाउंड है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चंस को लिख लिए होंगे और आप लोग कैलकुलेट भी कर लिए होंगे ऑक्सीडेशन नंबर, तो हम आंसर बताते हैं। तो FeCO5 में आयरन का 0 है, निकल का यहाँ पे 0 है, K3 एफिशिएंसी में यहाँ पे +3 है, यहाँ पे निकालोगे तो -4 और +1, -3 हुआ, तो यहाँ पे कितना होगा, कोबाल्ट का +3 होगा, कोबाल्ट का +3 होगा। K4 एफिशिएंसी में आयरन का +2 है, आयरन का कितना है मेरे भाई, +2 है। यहाँ पे क्रोमियम का +3 की H2O से कोई मतलब नहीं है, क्लोरीन की वजह से आएगा +3। यहाँ पे कॉपर का +2 है, कॉपर का +2 है। यहाँ पर सोडियम का निकाल, सल्फर का निकालोगे तो +2 आएगा, सोडियम का नहीं सल्फर का निकालना है आपको, सोडियम का तो फिक्स ही होता है +1, तो +2 और -6, एक सल्फर का कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास, 12 में 2 10, तो 10/2 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर आप CrO5 का बिना स्ट्रक्चर के नहीं बता सकते हो, हाँ, लेकिन हाँ, बिना स्ट्रक्चर के बता तो सकते हो क्योंकि क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +6 होता है, +6 बता सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक बात फेमस है कि क्रोमियम का स्ट्रक्चर मेरे में, इसको बटरफ्लाई स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है मेरे में, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। अगर बॉन्ड को तोड़ोगे सारा ऑक्सीजन में -1 आएगा, सारे ऑक्सीजन में -1 आएंगे, और क्रोमियम में कैसे तोड़ोगे, तो इसको तोड़ोगे तो +2 आएगा, क्रोमियम में ऑक्सीजन में -2 आएगा, इसको तोड़ोगे तो पर ऑक्साइड है तो -1 आएगा, तो यहाँ पे +1 आएगा। इस तरीके से सारे ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ो तो +6 आता हुआ दिखाई देगा, +6 आता हुआ दिखाई देगा तुम्हें, तो ये क्रोमियम का है मेरे में, ठीक है। तो आई होप तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर के सारे प्रश्न क्लियर हो गए होंगे मेरे भाई। एक और मेरे माइंड में बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है जो कि आपको जरूरत पड़ेगा, H2O6 दिए थे, S4O6 2 माइनस या Na2S4O6 करके आ जाएगा। यहाँ पे सल्फर का बताना है आपको, सिर्फ 11 अच्छा लग नहीं रहा है, एक और देंगे मेरे भाई, एक और ले लो। ये भी आपको हम जो देने जा रहे हैं इस चैप्टर के, ये दोनों यूज होंगे चैप्टर के अंदर पे, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर जो 8 अभी दिए थे उसको टिक कर लेना क्योंकि वो बहुत फेमस है, ठीक है, उसका यूज होगा, उसका यूज होगा, बहुत फेमस है। क्वेश्चन नंबर 8 को टिक कर लो, क्वेश्चन नंबर 11 को टिक कर लो, ये भी यूज बहुत होगा, Fe3 और 4 भी बहुत यूज होगा, ठीक है, हो गया।
लिख लिए मेरे भाई? लिख लिए क्या? सल्फर का बताओ, इस दोनों का आंसर बताओ तो, दोनों का आंसर बताओ तो कितना कितना आएगा? 11 और 12 बता दो जल्दी से, चैट बॉक्स में हमें आंसर बताओ। जल्दी से बताओ, फिर हम लोग आएंगे अगला पार्ट पे, अगला पार्ट की तरफ मूव करेंगे। तो कैसे निकालेंगे यहाँ पर? 12, 12 में से 2 जाएगा तो कितना हो गया? 10। तो 10 हो गया तो 10/4 कर दो, 5/2 बोलो या 2.5 बोलो। 5/2 का मतलब 2.5 ही होता है, तो एक का, हाँ, 2.5 हो जाएगा। यहाँ पे एफ का कितना आ जाएगा? 8, 8/3। दरअसल पता है यहाँ पर एफ जो है, ये कुछ Fe 2 प्लस में है और कुछ Fe 3 प्लस पे है। तो मेरे पास कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में आए ना, तो इसका मतलब ये होता है, ये इस कंपाउंड से मिलके बना है, FeO और Fe2O3 से मिल करके बना है। यहाँ पे Fe+2 में और इसको जोड़ दोगे तो टोटल Fe3 हो जाएगा और 4 ऑक्सीजन हो जाएगा, वही से मिल करके बना है। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी फ्रैक्शन आ जाए ना, तो उसमें पक्का कोई 2 एटम्स होगा और दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग होगा। 3 भी हो सकता है, 3 तो एक से ज्यादा आइटम्स होंगे और सबका ऑक्सीडेशन नंबर सेम नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर फ्रैक्शन नहीं आए तो क्या सबका ऑक्सीडेशन नंबर सेम होगा? नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, फ्रैक्शन अगर आ जाए तो ये इस चीज का गारंटी है कि सारे का ऑक्सीडेशन नंबर सेम नहीं होगा। इस बात को चाहो तो लिख लो, इफ ऑक्सीडेशन नंबर, या पहले अच्छा चलो इसी को लिख रहे हैं, तो पहले इसी को लिख लो, कम्स आउट टू बी फ्रैक्शनल, कम्स आउट टू बी फ्रैक्शनल। अगर ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी फ्रैक्शनल आ जाए, इट मींस, इसका मतलब है कि उसमें एक से ज्यादा एटम्स है और दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग है। इट मींस इट इज एवरेज, इट मींस इट इज एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर एंड कंटेन्स मोर देन, मोर देन 1 एटम, एक से ज्यादा एटम्स का हैविंग डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर, हैविंग डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर। अगर कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में आ जाए, जैसे यहाँ पे फ्रैक्शन में आया, यहाँ पे आया, इसमें पक्का गारंटीड है कि सारे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर सेम नहीं होगा। और अगर फ्रैक्शन में है तो उसमें एक से ज्यादा भी एटम्स हो, यहाँ पे 4 एटम्स थे, यहाँ पे 3 एटम्स थे, तो ये मतलब हुआ। तो ये एक बात आपको थोड़ा पता होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे एक बात लिख दो, वाइस वर्सा मे नॉट बी ट्रू, वाइड वाइस वर्सा मे नॉट बी ट्रू। हाँ, किसी केस में सही भी हो सकता है, हाँ इंटीजर आएगा उसमें भी अलग अलग हो सकता है। हाँ, स्ट्रक्चर बना के देखना होगा। तो ये केमिकल बॉन्डिंग में सौम्यदीप हम स्ट्रक्चर सिखाए हैं, किसका स्ट्रक्चर सिखाए हैं? H2S4O6 का। तो उससे स्ट्रक्चर बना लो और स्ट्रक्चर बना करके भी बॉन्ड को तोड़ना, और बॉन्ड को तोड़ करके अपने आप दिख जाएगा, बॉन्ड को तोड़ करके अपने आप दिख जाएगा। लेकिन हम मेरे पास सच सच बताए, तुमको इस चैप्टर के अंदर में कोई जरूरत, अब वो कभी जरूरत नहीं पड़ेगा स्ट्रक्चर बना करके ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। तो क्यों हम टाइम वेस्ट करें आपका, स्ट्रक्चर बनाओ और फिर स्ट्रक्चर बना करके ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, क्यों वेस्ट करेंगे? हमको तो सिर्फ कॉन्सेप्ट से मतलब है, मेरा सवाल बन जाना चाहिए। तो सवाल बन जाएगा आपको ये मेथड से। हाँ, इवन ये लाइन का हम मतलब सिर्फ आपको बता दी, यहाँ पे फ्रैक्शन आया, यहाँ पे फ्रैक्शन आया, तो इसका मतलब इसमें एक से ज्यादा सल्फर होंगे, जो कि है भी, दिख भी रहा है। हाँ, और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सारे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर सेम होगा, अगर सारे का सेम होता तो फिर से अच्छा नंबर आ जाता। लेकिन अगर फ्रैक्शन आ रहा है तो इसका मतलब अलग का, किसी 2 का सेम हो सकता है, किसी बाकी 2 का सेम हो सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन कम से कम 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे, कम से कम 2 डिफरेंट उसमें ऑक्सीडेशन नंबर होंगे सल्फर के, यहाँ पे आयरन के। ठीक है सौम्या जी, क्लियर हुआ ये बात? हाँ, अगर सिंगल एटम होगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सिंगल एटम का ऑलवेज इंटीजर होता है। हाँ, इवन किसी कंपाउंड में 2 से ज्यादा भी एटम है ना, या 2 एटम्स भी है ना सेम, दोनों का इंटीजर ही होगा, दोनों का इंटीजर होगा। ओवरऑल उसका एवरेज जो होगा वो फ्रैक्शन हो जाता है, वो फ्रैक्शन हो जाता है। आया बात समझ में सौम्यदीप? क्लियर है, यस या नो?
यस या नो हमें जल्दी से चैट पे जवाब दो, हम जानना चाहते हैं कि आपको समझ में आया ये बात कि नहीं। नहीं आया तो भी बताओ, आ गया तो हाँ आ गया, वेरी गुड। तो मेरे भाई ये कुछ बातें थी। हाँ लेकिन कोई पूछ सकता है कि ऑक्सीडेशन नंबर सिंगल एटम का हमेशा क्या लिख दिए, इस इज ऑलवेज इंटीजर लिखो, इज ऑलवेज इंटीजर लिखो। हाँ फिर क्या सकता कि इंटीजर ही क्यों होगा, तो मेरे भाई आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करवाते। जो ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट है उसमें फुल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, आधा इलेक्ट्रॉन, 0.5 इलेक्ट्रॉन, 0.25 इलेक्ट्रॉन, इस टाइप की ट्रांसफर की बात नहीं होती। अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो एक चार्ज आएगा। दैट्स वाई क्या होता है कि ऑक्सीडेशन में कोई सिंगल एटम का हमेशा इंटीजर होगा। हाँ उस पे जैसे सल्फर है ना, इसमें सारे सल्फर का इंटीजर्स वैल्यू है, एवरेज आएगा फ्रैक्शन। ठीक है, हाँ कभी एवरेज फ्रैक्शन नहीं आया तो इस बात की गारंटी नहीं है कि सारे का ऑक्सीडेशन नंबर सेम होगा, उस पे भी अलग अलग हो सकता है। एवरेज भी तो आ सकता है मेरे भाई, एक अच्छा नंबर, एवरेज भी एक अच्छा नंबर आ सकता है। ठीक है, आज का क्लास बहुत ज्यादा स्लो हो गया मेरे भाई ड्यू टू नेटवर्क इशू। चलो फिर भी हम लोग जल्दी जल्दी बात करेंगे तो बहुत सारी बातें हो जाएंगी और कुछ तुम्हें होमवर्क दे देंगे। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। हाँ अब हम ये लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस के बारे में हम बताएंगे तुम्हें। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है। हम तुम्हें बताए थे जो बहुत पहले जो आईआईटी वाले जिसे हम पढ़ा रहे हैं मेरे भाई, तो आज से 20 साल 25 साल पहले जो लोग पढ़ाते थे उन्होंने ही कॉन्सेप्ट को ये सबको बनाया है, उन्होंने ही ये सारे कॉन्सेप्ट को बनाया। तो ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये बेस्ड ऑन रूल्स है, बेस्ड ऑन रूल्स है, कुछ रूल्स पर बेस्ड है। ठीक है, ये कुछ रूल्स पर बेस्ड है। हाँ एक इसका खास बात है कि ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पर डिपेंड नहीं करता, ये रूल्स पर बेस्ड है। हाँ हम आपको बताना चाहेंगे एक रिएक्शन लिख करके मेरे भाई, ए है, बीबी है, और ये कुछ गिवन राइज टू सीसी है पर डीडी। हाँ स्मॉल लेटर्स में जो लिखे गए हैं वो सारे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो मेरे भाई मैं एक प्रश्न पूछना चाहते हैं आपसे भी, ए मोल ए का लेंगे, बी मोल्स बी का लेंगे तो सी मोल्स सी का मिलेगा और डी मोल्स डी का मिलेगा। तो अगर हम एक्स मोल ए का लिए तो बी का हमको कितना लेना होगा, जल्दी से बताओ चैट पे। अगर हम एक्स मोल ए का लिए तो बी का कितना लेना पड़ेगा मोल्स, उसके लिए ए मोल लेंगे तो बी मोल लेना पड़ेगा। तो एक मोल के लिए क्या लेना पड़ेगा, एक मोल ऑफ ए तो बी बाई ए मोल, तो कितना हो जाएगा बी एक्स बाई ए मोल लेना पड़ेगा। समझ में आया, बी एक्स बाई ए मोल। तो आई होप आपको स्टोइकियोमेट्री बिल्कुल समझ में आ गया। मेरे भाई इसको हम लोग कहते हैं मोल कॉन्सेप्ट, इसको क्या कहते हैं, मोल कॉन्सेप्ट, जो इससे पहले का टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कशन किए। आज हम लोग इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, आज इसी रिएक्शन में इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। ठीक है, तो इस पेज को हम हटा रहे हैं, आगे लिख रहे हैं, इस पेज को हम हटा रहे हैं मेरे भाई। तो ये मोल कॉन्सेप्ट था और मोल कॉन्सेप्ट में तो आप महारत हासिल किए हुए, इसीलिए मेरे भाई जहां पे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगेगा वहां पे मोल कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो। ठीक है, जहां पे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगेगा वहां पे मोल कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले उस रिएक्शन में बात किए, तो यहाँ पे ये लॉ क्या कहता है वो बात को सुनना। ठीक है, लॉ क्या कहता है, ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ए, जो ए लिए थे ना, ए प्लस बी बी, वो ए लिए मेरे में, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो ए का होगा इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बी होगा, इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सी होगा, और इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ डी होगा। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जो होगा मेरे भाई वो सबका बराबर होगा। यानी इसको शॉर्ट में अगर लिखे तो इसको बोलना चाहते हैं इक्विवेलेंट ऑफ ए इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ सी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ डी। यानी सारे का इक्विवेलेंट्स जो है वो क्या होगा,
बराबर होगा। यानी इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का यही खासियत है। अब तुम कहोगे सर आप इसको प्रूफ कर दीजिए, हमको फील करा दिए, तो मेरे को इसका प्रूफ नहीं है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये सवाल बनाने के लिए आया गया, इस सब कॉन्सेप्ट को सवाल को बनाने के लिए लाया गया है। ठीक है, तो हम लोग इक्विवेलेंट्स को बराबर कर देंगे। मान लो ए का मोल्स पता है तो लोग दोनों को इक्वेट करेंगे तो बी का पता चल जाएगा। अगर हमको ए का पता है सी का चाहिए तो ए और सी का इक्विवेलेंट को बराबर कर देंगे। तो इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। हाँ, लेकिन तुमको सर नंबर ऑफ मोल्स होता था, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होता है? तो मेरे पास जिस तरीके से नंबर ऑफ मोल्स होता था उसी तरीके से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होता है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता था? गिवन मास या वेट गिवन मास डिवाइडेड बाई वहां पे हम लोग मॉलिक्यूलर मास लेते थे, यहाँ पर इक्विवेलेंट मास हो जाएगा, यहाँ पर इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। हाँ, अब सवाल है कि इक्विवेलेंट मास किसके बराबर होता है? तो ये इक्विवेलेंट मास जो होता है मेरे भाई, ये होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। तो बहुत सारे फिर कंफ्यूज कर रहे हैं। अभी तो आप बताइए इक्विवेलेंट मास होता है, फिर आप लिख दिए इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। इस बात को थोड़ा याद रखना, कभी कभी एग्जाम में इक्विवेलेंट मास ही पूछ दिया जाता है। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं? इक्विवेलेंट मास होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई एन फैक्टर होता है। इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई एन फैक्टर होता है। क्या होता है? एन फैक्टर होता है। क्या होता है? इक्विवेलेंट मास मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई एन फैक्टर होता है। हाँ, अब ये एन फैक्टर क्या होता है, अब इसके बारे में तुमको जानना पड़ेगा। तो एन फैक्टर मेरे भाई हम निकालने के लिए सिखाने से पहले यहाँ पे इक्विवेलेंट मास की जगह पे हम मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई एन फैक्टर रखना चाहते हैं। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के जगह पे हम उस वाले को रखना चाहते हैं, तो क्या रखेंगे मेरे भाई? गिवन मास, इक्विवेलेंट मास की जगह पे हम लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई एन फैक्टर है तो ऊपर एन फैक्टर आ जाएगा। और मेरे भाई ये तो मोल्स होता था, गिवन मास बाई मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, इसको क्या कहते थे? मोल्स कहते थे। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर। हाँ, अब एन फैक्टर हम निकालने के लिए तुमको सिखा देंगे, सारा काम हो जाएगा। तो ये दो बातों को आपको याद रखना है। इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है? मोल्स इंटू एन फैक्टर होता है। हाँ, तुम इसको फील नहीं कर सकते हो, नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। फिजिकली हम इसको सोच नहीं सकते हैं। जैसे माइंड में हम लोग बहुत चीज को सोचते हैं ना, वैसा कोई कुछ नहीं सोच सकते ना। हम तुमको सोचने के लिए बता कुछ सकते, फील नहीं करा सकते। इसको रटना है, याद रखना पड़ेगा आपको। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है? इक्विवेलेंट नाम इक्वेट किया जा रहा है, बराबर किसी चीज को कर दिया जा रहा है, मैथमेटिकली बराबर किया जा रहा है। समझ में? मैथमेटिकली बराबर किया जा रहा है, तो इसको फील नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं, लेकिन सवाल बनाने में बहुत यूज होता है, बहुत फायदा होता है, सवाल आसान हो जाते हैं। तो क्यों नहीं इसको हम जानेंगे, जानना तो चाहिए। हाँ, लेकिन फिर से कि हम जो सवाल को इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से बनाएंगे उसको मोल कॉन्सेप्ट से बना सकते थे, बैलेंस करके बना सकते थे। लेकिन मेरे पास बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है, इसलिए हम लोग इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। हाँ, अब एन फैक्टर में बात करेंगे। एन फैक्टर तो मेरे भाई रिडॉक्स रिएक्शन, एक टर्म होता है रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिडॉक्स वर्ड किससे आया है? रेड और ऑक्स से आया है। हाँ, लाल गधा, लाल बैल मत कह देना, ठीक है मेरे भाई। ये रेड आया है रिडक्शन से आया है, और ये ऑक्स आया है ऑक्सीडेशन से। ठीक है, ऑक्स आया है ऑक्सीडेशन से। ऐसा रिएक्शन जिसपे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों, रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस, उसी को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसीलिए नाम ही इसका मिल करके बना है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को नाम को जोड़ करके बनाया गया है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, रिडॉक्स। ठीक है, जिसमें बोथ ऑक्सीडेशन होगा और रिडक्शन होगा, उसको क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं ना। रिडक्शन का मतलब क्या होता है?
लॉस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, और गेन होगा तो इंक्रीज होगा, डिक्रीज ना होगा मेरे भाई, ऑक्सीडेशन नंबर पे डिक्रीमेंट होगा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे मेरे भाई कैसे, जैसे मेरे पास क्लोरीन है, Cl है, ठीक है, और Cl माइनस बन गया, गेन कर लिया इलेक्ट्रॉन, तो उधर घट गया ऑक्सीडेशन नंबर, तो डिक्रीज हो जाएगा। और मेरे पास ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस, तो O से ऑक्सीडेशन, और लॉस में भी O आता है, गेन में ना R आता है ना O आता है, तो याद रखने का तरीका बहुत आसान है, लॉस मतलब ऑक्सीडेशन, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन कहते हैं। और मेरे पास इसको याद भी कर सकते हो, लॉस में O है तो O से ऑक्सीडेशन, गेन में ना O है ना R है, तो लॉस का मतलब ऑक्सीडेशन, तो गेन का मतलब रिडक्शन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे मेरे में और इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ था, Mg था, Mg 0 था, अभी 0 था, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो Mg2+ बन जाएगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, बढ़ गया। ऑक्सीडेशन नंबर 0 से कितना हो गया, 2 हो गया, तो बढ़ गया, तो इंक्रीज होता है ऑक्सीडेशन नंबर में, इंक्रीज होता है ऑक्सीडेशन नंबर में, ठीक है। तो अब एन फैक्टर का हम बात करने जा रहे हैं, यहीं पर एन फैक्टर, ठीक है, एन फैक्टर में हम बात करने जा रहे हैं। एन फैक्टर कैसे डिसाइड करते हैं, तो एन फैक्टर जो होता है मेरे भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड पर मॉलिक्यूल, पर मॉलिक्यूल, हाँ पर मॉलिक्यूल लिखा गया है, पर मॉलिक्यूल। एन फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड पर मॉलिक्यूल, पर मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल का कितना होगा, एक मॉलिक्यूल, एक एटम का नहीं लिखा गया है, क्या लिखा गया है इन फैक्टर, कितना इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है पर मॉलिक्यूल, यानी एक मॉलिक्यूल के लिए कितना इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होगा एक मॉलिक्यूल के लिए, दैट इज एन फैक्टर। अगर दो मॉलिक्यूल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होगा तो एक यूनिटरी लगा देंगे, तो एक मॉलिक्यूल के लिए केवल क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होगा, एक इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होगा। केस नंबर 1 पे आ रहे मेरे भाई, किस टाइप से एन फैक्टर निकालेंगे, अलग अलग रिएक्शंस का अलग अलग होगा मेरे भाई। एक टाइप का रिएक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। हाँ, तुम जाहिर सी बात है पूछोगे सर इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, तो मेरे भाई पहले इस बात को समझते हैं, पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं और फिर उसको हम समझाएंगे तुम्हें। तो लिखो, रिएक्शन in which, reaction in which one element, one element in a compound, मेरे भाई एक रिएक्शन होगा जिसमें कोई एक एलिमेंट होगा किसी कंपाउंड का, ठीक है, अंडरगो करेगा ऑक्सीडेशन, अंडरगोज ऑक्सीडेशन, मतलब मेरे भाई दो कंपाउंड्स होंगे, सिंपल हमें एक लाइन में अगर बोले तो दो कंपाउंड्स होंगे, एक कंपाउंड का कोई एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा होगा और दूसरे कंपाउंड का कोई दूसरा एलिमेंट रिड्यूस हो रहा होगा, undergoes oxidation and other element, other element of other compound, दूसरे कंपाउंड, other compound undergoes reduction, undergoes reduction, ठीक है। मतलब मेरे भाई रिएक्शन होगा जिसमें दो रिएक्टेंट्स होंगे, एक रिएक्टेंट का क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा और दूसरे रिएक्टेंट का क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। यही बात हम तुमसे कहना चाहते हैं, एक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा और दूसरे कंपाउंड का रिडक्शन हो रहा होगा, यही चीज हम कह रहे तब से, ठीक है। हाँ, अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे तब तुमको समझ में आएगा। हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर इसके लिए बहुत जरूरत है मेरे भाई, ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना ऑक्सीडेशन नंबर कुछ नहीं कर सकते। जिंक है प्लस I2 है, गिवन राइज टू I- प्लस जिंक 2+, जिंक है प्लस I2 है, गिवन राइज टू I- प्लस जिंक 2+, प्लस जिंक 2+। हाँ, यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, यहाँ पे आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। क्यों 0 है, आइसोलेटेड फॉर्म में है, या इक्वेट कर लो 2x = 0 तो एक आयोडीन का 0,
हाँ, एक आयोडीन का भी बात कर, दो का भी बात कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अभी एक आयोडीन का बात करूं, अभी एक आयोडीन का बात करूं, आई माइनस अपने आप दिख रहा है, -1 आएगा, -1 आएगा। तो मेरे भाई जिंक का देखो बढ़ गया ऑक्सीडेशन नंबर, यानी लॉस किया है इलेक्ट्रॉन। जिंक क्या किया है, लॉस किया है इलेक्ट्रॉन को। जिंक क्या किया है, लॉस किया है इलेक्ट्रॉन को। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन प्रोसेस, हम लिख दिए ओ, ओ स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन। आयोडीन, एक आयोडीन का कितना है ऑक्सीडेशन नंबर, 0, और ये गेन किया है तभी तो -1 आया है, एक गेन किया है तभी तो -1 आया है। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, बढ़ गया, घट गया, तो घट गया तो रिडक्शन हो गया, घट गया तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, घट गया तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। हाँ, अब एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो पहले तो डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन में एन फैक्टर क्या चीज था, पर मॉलिक्यूल कितना इन्वॉल्व है, पर मॉलिक्यूल कितना इन्वॉल्व है इलेक्ट्रॉन। तो मेरे भाई बहुत ही आसान काम, बहुत ही आसान काम है, निकालना कोई बड़ा बात नहीं, कोई बड़ा बात नहीं है मेरे भाई, बहुत ही आसान तुम तरीके से निकाल सकते हो। तो हमको तुम कोई बताएगा कि जिंक से जिंक 2+ बनने में कितना इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ हो। चलो लिखते हैं अलग से। हाँ, 2 का हुआ, वेरी गुड। हम अगला पेज में लिख रहे हैं, यहाँ पे स्पेस कम है, हम थोड़ा सा 5-7 मिनट एक्स्ट्रा क्लास लेंगे आज, क्योंकि बहुत लॉस हुआ मेरे भाई, जितना हमको पढ़ाना था उससे बहुत पीछे रह गया। ठीक है, तो मेरे भाई क्या इसको हम ऐसे लिख देते हैं, जिंक से जिंक 2+ बना। तो मेरे भाई जिंक से जब जिंक 2+ बना, तो इसका मतलब यहाँ पे अभी नेट चार्ज जीरो जीरो है, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में +2 है, हम इसको जीरो करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे। या बोल सकते हो कि सर जिंक से जिंक 2+ बनने में 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ होगा, इससे रिएक्शन को आधा, वो पूरा रिडॉक्स रिएक्शन था। ठीक है, और कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन था वो, इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर क्यों कहे यहाँ पर, ये भी देखो। देखो, 2 कंपाउंड्स है मेरे भाई, एक जिंक है, एक I2 है। जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, I2 का रिडक्शन हुआ। तो एक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन, दूसरे कंपाउंड का रिडक्शन होगा, जो कि हुआ। ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। और मेरे पास जिंक कितना इलेक्ट्रॉन दिया, 2 इलेक्ट्रॉन दिया, तभी तो जिंक 2+ बना, तभी तो जिंक 2+ बना। तो यहाँ पर हम बोलेंगे जिंक के लिए कितना, एक जिंक है, केवल एक ही जिंक है, तो तुम कहोगे सर 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका एन फैक्टर 2 हो जाएगा। जिंक का केवल यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही एटम है यहाँ पर। एक जिंक 2+ के लिए कितना इन्वॉल्व है, 2। तो मेरे पास सिंस एक ही जिंक 2+ है, तो 2, इसका भी एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका भी एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सिमिलरली रिडक्शन हाफ का पार्ट को लिख लो। रिडक्शन हाफ कौन सा है, तो I2 से I- बना। तो सिंस सबसे पहले क्या करो, जितना आयोडीन इधर है उतना ही आयोडीन इधर कर लो। अब इससे भी आसान मेथड बताएंगे, अभी तो तुमको सिर्फ सिखा रहे हैं कहां से कनेक्ट हो रहा है। तो I2 से 2I, तो 2 माइनस हो गया, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स लगाना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स लगाना पड़ेगा I2 में, ताकि चार्ज बैलेंस हो जाए। इधर भी -2 चार्ज है, इधर भी -2 चार्ज है। तो मेरे भाई एक मॉलिक्यूल के लिए कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 2। हाँ, 2I- के लिए कितना इन्वॉल्व है, लैग कर रहा है, लैग कर रहा है क्या, लैग कर रहा है क्या, या बीच में हुआ था अभी ठीक है, क्या हो रहा है। क्या पड़ेगा, तो 2I के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक आई के लिए कितना होगा, एक आई के लिए कितना होगा, एक होगा। एक आयोडीन के लिए कितना होगा, एक होगा। एक आयोडीन के लिए कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, एक होगा। ठीक है, समझ में आया कुछ।
हाँ, इसका दूसरा मेथड शॉर्टकट मेथड बताने जा रहे हैं। शॉर्टकट मेथड मैंने वही रिएक्शन को लिखेंगे जिंक प्लस I2। हाँ, यहाँ पे सिंस इतना लंबा मूव करना पड़ा, अब लंबा नहीं करेंगे, शॉर्टकट में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो मेरे भाई जिंक से जिंक 2 प्लस जाने में, जिंक से जिंक 2 प्लस जाने में ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज कितना हुआ? एक के लिए बात करते हैं, एक जिंक के लिए। तो मेरे पास जिंक से जिंक 2 प्लस जाने में 2 का चेंज हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर का 2 का चेंज हुआ। और एक I2 से I माइनस जाने में कितना का चेंज हुआ है? तो 0 से -1 1 का चेंज हुआ है। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना का हुआ है? 1 का। तो मेरे भाई नया ढंग से अगर हम लिखना चाहे तो एन फैक्टर ऐसे लिखते हैं, एन फैक्टर इज इक्वल टू चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स या आयंस, ठीक है, जिसका चेंज हो रहा है, अंडरगोस चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, अंडरगोस चेंज, अंडरगोस चेंज। तो मेरे भाई किसी को बता सकता है यहाँ पर कैसे निकालेंगे एन फैक्टर? तो मेरे भाई यहाँ पे चेंज कितना का है? 2 का है। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 2, उसका एटम्स कितना है? 1 है, तो 2 into 1, तो इसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। हाँ, हम I2 का एन फैक्टर निकालना चाहते हैं, I2 का एन फैक्टर निकालना चाहते हैं मेरे भाई। किसका निकालना चाहते हैं? I2 का एन फैक्टर निकालना चाहते हैं। कैसे निकालेंगे I2 का? तो मेरे भाई एन फैक्टर इज इक्वल टू चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, 1 का है। नंबर ऑफ एटम्स इसमें कितना है? 2 एटम्स, यहाँ मॉलिक्यूल नहीं है, एटम्स है, तो यहाँ पे 2 है, तो एन फैक्टर 2 आ जाएगा। एन फैक्टर कितना आ जाएगा I2 का? 2 आ जाएगा। हम I माइनस का निकालने चाहते हैं, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 1 है। नंबर ऑफ एटम्स कितना है? 1 है, तो इसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा। मेरे भाई जिंक 2 प्लस, चेंज कितना ऑक्सीडेशन स्टेट का है? 2 का है, एटम्स कितना है? 1 है, तो 2 into 1 2 हो जाएगा। समझ में आया? अगर समझ में आया तो हमें चैट पे लिखो यस सर समझ में आ गया। तो एक एग्जांपल हम क्लास में कराते हैं, ठीक है, और तुम्हें कुछ क्वेश्चंस हम होमवर्क के लिए दे देंगे। मेरे कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दे देंगे, जो बनाना होगा आपको, हम उसका विद सॉल्यूशन देंगे, विद सॉल्यूशन देंगे। हाँ, अब ये इस मेथड से बनाना है, शॉर्टकट से, इसमें बैलेंस नहीं करना होता, शॉर्टकट से बनाना है, बैलेंस नहीं करना होता है। अभी आप लोग का सेकंड क्लास था, अगर नहीं होता तो हम कंटिन्यू करते कुछ 10-15 मिनट और भी। बस एक एग्जांपल तुम लोग अभी बना लो मेरे भाई, ठीक है, तो मैं बना करके अच्छा लगेगा। Mn2 प्लस प्लस ऑफ CO2। चलो फटाफट इसमें बताओ एन फैक्टर, इसका 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 चारों का एन फैक्टर बताओ जल्दी से, आराम से। 2 मिनट का टाइम दे रहे, आज के लिए इतना ही रहेगा, और हम तुम्हें कुछ क्वेश्चंस देंगे मेरे भाई, वो क्वेश्चंस को बना लेना, ठीक है, विद सॉल्यूशन रहेगा। जल्दी से बताओ, MnO4 माइनस का एन फैक्टर H2C2O4 में जाहिर बात कार्बन का ही चेंज होगा, ऑक्सीडेशन नंबर का कार्बन का ही चेंज होगा। और जो डीप लेवल का वाटर है वो क्या होगा? बताइए सोच के, क्या वो हॉट हो पाएगा? इसका आ जाएगा आंसर, वो बताएगा। हाँ, यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +7 है। ऑक्सीडेशन नंबर तो निकाल लिया होगा तुम लोग, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया होगा। Mn कितना है? +7। यहाँ पे कार्बन, एक कार्बन का निकालना है, सबका मत निकाल देना, एक ही का निकालना होता है, +3। यहाँ पे Mn का कितना है? +2 है। यहाँ पे कार्बन का +4 है। तो Mn का कितना चेंज हुआ? 5 का चेंज हुआ, तो 5 लिख दो। कार्बन का कितना का चेंज हुआ? 1 का चेंज हुआ, एक कार्बन पे ही बात करना। तो एन फैक्टर कैसे निकालेंगे मेरे भाई? तो चेंज कितना का है? 5 का चेंज हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर में, 5। एटम्स कितना है Mn का? 1, तो 5 हो जाएगा। H2C2O4 का कितना आएगा? जल्दी से बताओ तो चैट, देखते हैं कौन बना लिया। यही तो मेन था, एरो दिखाना मेरे में। तो चेंज कितना का हुआ है? 1 का, हाँ 2 होगा, वेरी गुड। और एटम्स कितना है कार्बन का? 2 है, तो 2 आ जाएगा। 2 एटम्स है तो 2 आ जाएगा। Mn2 प्लस का कितना आएगा? जल्दी से बताओ चैट पे। तो चेंज कितना का हुआ है? 5 का, एटम्स 1 है, तो 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कार्बन का 1 का चेंज है और 1 ही एटम है, तो 1 आ जाएगा। क्लियर हुआ मेरे भाई? क्लियर हो गया?
तो सिंस हम 2 क्वेश्चंस अभी क्लास में करें, कुछ 5 क्वेश्चंस आपको होमवर्क वाला पार्ट में होगा, 5-6 क्वेश्चंस आप उसको बनाइएगा। ठीक है, एक केस और पढ़ा लेते तो बहुत अच्छा रहता, बट नहीं हो पाएगा आज। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बहुत सारा चीज। और फिर हम लोग इसके अलावा हम लोग को टोटल 3 क्लासेस और लगेगी ये स्टोकियोमेट्री कंप्लीट करने में, और फिर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।